तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम साइकोलॉजी की दुनिया में ना थोड़ा सा टाइम में पीछे चलेंगे और बात करेंगे उसके सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट की, जिसका नाम है संरचनावाद। अब देखिए, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से साइकोलॉजी को एक साइंस की तरह देखा जाने लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे पुराना स्कूल है, ओल्डेस्ट। इससे पहले मन के बारे में बातें तो होती थी, पर ज्यादातर फिलॉसफी में। लेकिन ये वो पॉइंट था जहां से इसे एक विज्ञान की तरह, मतलब एक प्रॉपर लैब में स्टडी करना शुरू किया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न साइकोलॉजी का एक तरह से फाउंडेशन था। कि इस आइडिया के पीछे ना दो बड़े नाम आते हैं। पहले हैं विल्हेम वुंड, जिन्हें इस स्कूल का मेन फाउंडर माना जाता है, और दूसरे थे उनके ही स्टूडेंट एडवर्ड टिचनर। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्होंने अपने गुरु यानी वुंड के आइडियाज को आगे और फैलाया। तो इन दोनों की ये जो गुरु शिष्य की जोड़ी थी, इन्होंने ही मिलकर संरचनावाद की नींव। ये था वो हिस्टोरिक मोमेंट। तीन चीजें याद रखनी है यहाँ पर। साल था 1879, जगह थी जर्मनी का लिप्जिग शहर, और बनाने वाले थे विल्हेम वुंड। सोचकर देखिए, पहली बार मन को, चेतना को एक लैब के अंदर साइंटिफिक तरीके से टेस्ट किया जा रहा था। ये एक जबरदस्त, मतलब बहुत ही बड़ा कदम था। और पता है, सिर्फ इसी एक काम की वजह से, मतलब दुनिया की पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब खोलने की वजह से, विल्हेम वुंड को हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा, बहुत सम्मानजनक टाइटल मिला। आज भी हम उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे बेसिक आइडिया था। उनका मानना था कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ भी, जैसे मान लीजिए किसी फूल की खुशबू या कोई गाना सुनना, उस हर एक एक्सपीरियंस का जो बेस है, जो आधार है, वो हमारी चेतना ही है। सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर इसी कॉन्शियसनेस से शुरू होता है। अब वुंड और टिचनर ने कॉन्शियसनेस को और भी डीपली समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि जैसे एक केमिस्ट पानी को उसके एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर समझता है, क्या हम चेतना को भी उसके बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं? और उन्होंने कहा, हाँ, तोड़ सकते हैं। उनके हिसाब से चेतना तीन चीजों से बनी है। पहला है संवेदना, मतलब सेंसेशन। जैसे आपने एक सेब देखा तो उसका लाल रंग, उसका गोल शेप, ये सब सेंसेशन है। दूसरा है भाव, मतलब फीलिंग्स। उस सेब को देखकर शायद खुशी हो या भूख लगे, ये फीलिंग्स हैं। और तीसरा है प्रतिमा, यानी इमेजेस, मतलब आपके दिमाग में उस सेब का स्वाद याद आ जाना या बचपन की कोई याद, वो इमेज है। तो सेंसेशन, फीलिंग्स और इमेजेस, इन तीनों से मिलकर हमारा पूरा एक्सपीरियंस बनता है। उनका जवाब था एक खास मेथड, एक तरीका, जिसे कहते हैं अंतर्दर्शन। इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपने अंदर झांकना या अंदर की ओर देखना। वो करते क्या थे? वो लैब में लोगों को कोई ऑब्जेक्ट दिखाते थे, जिससे मान लीजिए एक गुलाब का फूल, और फिर उनसे कहते थे कि आप बस ये मत बताइए कि ये गुलाब है, आप ये बताइए कि आपको क्या क्या महसूस हो रहा है, इसका रंग कैसा दिख रहा है, इसकी पंखुड़ियों का टेक्सचर कैसा महसूस हो रहा है, इसकी खुशबू से क्या फीलिंग आ रही है। हर एक छोटे से छोटे अनुभव को डिटेल में बताओ। यही था इंट्रोस्पेक्शन। से सबसे पहले संरचनावाद क्या है? साइकोलॉजी का सबसे पुराना स्कूल। संस्थापक कौन? विल्हेम वुंड और उनके स्टूडेंट टिचनर। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट 1879 में लिप्जिग, जर्मनी में पहली लैब खुली। इसकी वजह से वुंड को क्या टाइटल मिला? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इनकी थ्योरी का बेस क्या था? चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। चेतना के तीन एलिमेंट्स कौन से थे? सेंसेशन, फीलिंग्स और इमेजेस। और इनका स्टडी करने का मेथड क्या था? इंट्रोस्पेक्शन, यानी अंतर्दर्शन। देखा, सारे की पॉइंट्स कवर हो गए। कितना सिंपल था। प्रकार्यवाद। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस स्कूल की जो नींव रखी, वो रखी थी विलियम जेम्स ने। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो इंसान है जिनके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी थ्योरी घूमती है। आखिर ये प्रकार्यवाद है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए। ये मनोविज्ञान का वो स्कूल है जो इस सवाल पर फोकस करता है कि हमारी जो चेतना है, हमारा जो बिहेवियर है, उसका पर्पस क्या है। मतलब ये हमें अपने आसपास के माहौल में एडजस्ट करने में, ढलने में कैसे हेल्प करती है। आसान भाषा में कहें तो ये स्कूल ये नहीं पूछता कि मन क्या है, बल्कि ये पूछता है कि मन करता क्या है। उसका का पूरा फोकस चेतना के काम पर था। देखिए, उस टाइम पर ना एक और स्कूल ऑफ थॉट था, स्ट्रक्चरलिज्म। वो लोग क्या कर रहे थे? वो मन को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई चेतना किन चीजों से बनी है। पर फंक्शनलिस्ट, मतलब प्रकार्यवादियों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो ये है कि चेतना करती क्या है, इसका काम क्या है, ये हमें जिंदा रहने में, अपने माहौल के हिसाब से ढलने में कैसे मदद करती है। और बस यही जो सोच का फर्क था ना, ये बहुत बड़ा था। जेम्स ने दो बहुत ही जबरदस्त आइडियाज दिए। पहला तो था चेतना का धारा प्रवाह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जेम्स का मानना था कि हमारी जो चेतना है वो कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, यादें, सब कुछ एक साथ एक फ्लो में बहता रहता है ना? कमाल का आइडिया। और दूसरा कॉन्सेप्ट था आत्म संप्रत्यय, यानी हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, खुद को कैसे देखते हैं।
ये दोनों ही आइडियाज साइकोलॉजी में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी। ये किताब जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। पता है, इस किताब को मनोविज्ञान की पहली ऑथेंटिक मतलब पहली प्रमाणिक किताब माना जाता है। ये एक तरह से समझिए उस वक्त के साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए पहली मेन टेक्स्ट बुक बन गई थी। एक मील का पत्थर थी ये किताब। और जेम्स सिर्फ थ्योरी में ही नहीं थे, उन्होंने प्रैक्टिकल काम भी किया। उन्होंने कैम्ब्रिज में एक लैब खोली, एक प्रयोगशाला। ये बहुत बड़ा स्टेप था। क्यों? क्योंकि इससे ये साबित हो रहा था कि अमेरिका में अब साइकोलॉजी को सिर्फ फिलॉसफी का एक हिस्सा नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे एक एक्सपेरिमेंटल साइंस के तौर पर। इसका जवाब इन्हीं सब वजहों में छिपा है। इन्हीं वजहों से जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। खासकर उन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उनके काम ने अमेरिका में साइकोलॉजी को एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जो हमेशा के लिए बदल गई। तो नमस्ते, चलिए आज मनोविज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं। इसका नाम है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेबी वॉटसन ने आखिर ऐसा क्या सोचा जिसने साइकोलॉजी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो इस सफर के लिए तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो शुरू कहाँ से हुई। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि व्यवहारवाद का आइडिया आखिर आया कहाँ से। तो बात है साल 1913 की और जगह है अमेरिका। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जेबी वॉटसन। उन्होंने मनोविज्ञान की दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, देखो मन के अंदर क्या चल रहा है ये सब बातें छोड़ो, जो हमें दिख रहा है, जो व्यवहार हम देख सकते हैं उस पर ध्यान दो। और बस यहीं से साइकोलॉजी का फोकस मन के अध्ययन से हटकर व्यवहार का विज्ञान बनने की तरफ मुड़ गया। तो वॉटसन के इस नई सोच का बेस क्या था, मतलब वो असल में कहना क्या चाहते थे? चलिए अब उनके जो कोर आइडियाज थे उनकी गहराई में उतरते हैं कि आखिर वो किस बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कह रहे थे। जरा सोचिए, वॉटसन ने कहा कि हमारा जो मन है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, और सच कहें तो उनके हिसाब से जानने की जरूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि बाहर से क्या इनपुट जा रहा है, जिसे उन्होंने उत्तेजना या स्टिमुलस कहा, और उसके जवाब में क्या आउटपुट यानी व्यवहार निकल रहा है। बस चेतना, भावनाएं, विचार, इन सबको उन्होंने साइकोलॉजी की साइंटिफिक स्टडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सवाल ये है कि अगर मन को नहीं देखना तो फिर देखना क्या है? वॉटसन ने कहा, दूसरों को देखो, मतलब किसी के व्यवहार का अध्ययन करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट को देखता है, पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होकर, बिना किसी अपनी सोच या भावना के। और उनका सबसे बड़ा दावा ये था कि कोई भी बच्चा जन्म से डॉक्टर या चोर नहीं होता। सब एक कोरी स्लेट, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं। उन्हें जैसा माहौल दिया जाएगा वे बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। देखिए, सिर्फ सिद्धांत दे देना ही तो काफी नहीं होता है ना, उन्हें दुनिया के सामने रखना भी पड़ता है। तो अब देखते हैं कि वॉटसन ने अपने इन विचारों को कैसे फैलाया और मनोविज्ञान पर उनका क्या असर हुआ। वॉटसन ने अपनी सारी बातें एक किताब में लिखी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म, और वो किताब उस समय की बेस्टसेलर बन गई थी। और उन्होंने व्यवहार को समझने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया, SOR, यानी S मतलब स्टिमुलस जैसे गरम चाय का कप, O मतलब ऑर्गेनिज्म यानी हम, और R मतलब रिस्पॉन्स जैसे हमारा तुरंत हाथ हटा लेना। व्यवहार को समझने का ये एक बहुत ही सरल और पावरफुल तरीका था। तो हमने काफी कुछ जान लिया है ना? चलिए अब एक नजर में सब कुछ फिर से देख लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। देखिए, ये माइंड मैप वॉटसन के व्यवहारवाद की पूरी कहानी बताता है। ये सफर 1913 में अमेरिका से शुरू हुआ, इस विश्वास के साथ कि हमारा मन नहीं, हमारा व्यवहार ही सब कुछ है। उन्होंने चेतना को पूरी तरह नकार दिया और कहा कि हम सब एक कोरी स्लेट के रूप में पैदा होते हैं। और अपने SOR फॉर्मूले और अपनी किताब के जरिए उन्होंने मनोविज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो हमने वॉटसन